इस सारे केस में क्या पढ़ना हमने? टैक्स ट्रीटमेंट पढ़नी है। टैक्स ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे किस किस चीज की वजह से पढ़नी चाहिए टैक्स ट्रीटमेंट हमें? कि एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या, और किसकी पढ़नी चाहिए? इंटरेस्ट इनकम की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, और एंड पे जब वो बैलेंस लेके जा रहा है तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? ये बैलेंस को कहीं प्रोविडेंट फंड इस पूरी एक्सरसाइज का नाम है। ये देखिए, इस बास्केट का नाम प्रोविडेंट फंड रखा है मैंने, उस बैलेंस का नाम एक्युमुलेटेड बैलेंस ही है। मैंने इस बास्केट को प्रोविडेंट फंड कहा है, ठीक है। वो कहेंगे ना जहां पे जी प्रोविडेंट फंड है वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, इट मींस। तो टैक्स वाले ने हमें ये बताना है कि इनकी टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इस सारे केसेस की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। तो दीज आर द इनपुट्स, ये भी इन है, ये भी इन है, और ये आउट है, ये भी आउट है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट इनकम कमाई, बाकी जितनी मर्जी डिजाइनिंग कर लें। अच्छा जी, अब अपनी बुक्स ओपन करें। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप कमाएंगे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इनकम के तौर पे कहलाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक में, तो बैंक आपको अगर फिक्स डिपॉजिट दे रहा है तो इंटरेस्ट ही दे रहा है ना, आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है। पेज नंबर बताइएगा कौन सा है? पेज नंबर 46। प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर प्रोविडेंट फंड इज कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में उसको डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये 3 तरह की कैटेगरीज है प्रोविडेंट फंड की। Provisions regarding taxability in respect of employer contribution interest credited and accumulated balance thereon is as follows। जो आपका ये है ना गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इसको देख के क्या लग रहा है ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। और जो बाकी है 2 वो ऑब्वियसली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लगेगा, ठीक है। तो आइदर इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड और इट विल बी नॉन रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है ये एग्जामिनर आपको लिख देगा, ठीक है, ठीक है। उसमें बता देगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, या ऑलरेडी आपको एफबीआर से रिकॉग्नाइज्ड कराना पड़ता है, कुछ ऐसा लिख देगा जिससे आपको क्लियर इंडिकेशन जाएगी कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। अब इवेंट्स देखिए जरा लेफ्ट साइड वाले टेबल पे कि इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर और पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंसेस, यही इवेंट्स हो रहे हैं। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इनकम जो क्रेडिट हुआ साल में, और जब वो अगर अक्यूमुलेटेड बैलेंस लेके जा रहा है, यही इवेंट्स है ना। तो यही इवेंट्स, इसको पहले समझाने का मकसद ये था कि इवेंट्स होते क्या है। अब आ जाए जी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, बल्कि आप पहली बात देखें एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। देखिए मैंने जब हम लोगों ने ये सैलरी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे बताया था कि अगर कुछ पेमेंट आप अप्लाई करवा दें एम्प्लॉई के बिहाफ पे तो वो सैलरी का हिस्सा ही होती है। ये पढ़ा है ना हमने, मतलब अगर एक बंदे की ₹1,00,000 सैलरी है तो 6.5% उसके बिहाफ पे अप्लाई करवा दिया, ठीक है। वो उसे मिला तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि अप्लाई कर दो जिस तरह प्रोविडेंट फंड, तो 6,500 लाख रुपए में से निकल गया, लेकिन वो है तो सैलरी ना, ऐसे ही है ना। तो जब वो सैलरी है तो जब मैं उसकी बेसिक सैलरी लिखूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी लेने के लिए,
मैं ₹1,00,000 लिखूंगा कि 1,00,000 में से 6.5 माइनस करके लिखूंगा? 1,00,000 लिखूंगा ना, ऐसे ही है ना। तो जब मैं 1,00,000 लिखूंगा तो वो 6,500 की अलहदा से तो कोई ट्रीटमेंट आना बनी। वो जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरी अमाउंट ही लिख रहा हूं तो वो यहां पे खुद ही टैक्स लग जाएगा उसे। ये आफ्टर डिडक्शन नहीं होगा। कौन सा? ये वाला? ये मैंने उस दिन बड़ा क्लियर बताया था कि अगर उसके बिहाफ पे अप्लाई करवा लेंगे तो वो सैलरी ही कंसीडर होता है। बताया था ना कि अगर उसके बिहाफ पे उसका कोई खर्चा पे कर दो तो ये डिडक्शन करके तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बिहाफ पे कोई पेनल्टी पे कर दो तो ये डिडक्शन करके तो नहीं लिखेंगे। जो सैलरी उसकी है वो तो पूरी लिखनी है। तो ये पूरी सैलरी कहां टैक्स होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, 6,500 रुपया, जो 6.5% उस एग्जाम्पल में मैंने बताया था, तो वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बिहाफ पे अप्लाई करवा दिया, वो है तो सैलरी का हिस्सा ही ना। बेसिक सैलरी में तो सैलरी लिखेंगे। तो इस वजह से एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जब ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी तस्वर करके टैक्सेबल होता है तो प्रोविडेंट फंड में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। लगी समझ? में लगी समझ? तो प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड है जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स पे लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस वजह से आप देखें, अगर पहली लाइन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, उसका किसी भी केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट में, ना रिकॉग्नाइज्ड में, ना अनरिकॉग्नाइज्ड में। तो उसकी इनकम, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑलरेडी टैक्सेबल है बेसिक सैलरी में, तो हमने उसको वैसे ही नहीं छेड़ना। ठीक है, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है। ये तो थी पहली रो आपकी। पहले कॉलम में अगर आप जाएं तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड देखें आप, हर लिहाज से एग्जेम्प्ट है। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो अगर एम्प्लॉयर ने उसका कोई कंट्रीब्यूशन किया वो भी एग्जेम्प्ट, उसे इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जेम्प्ट, उसे क्युमुलेटेड बैलेंस मिला वो भी एग्जेम्प्ट। ना उन्होंने कोई काम करना, ना उनके ऊपर कोई टैक्स लगना। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में तो उसका अपना जाहिर है ना एम्प्लॉय का, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब आ जाए आप रिकॉग्नाइज्ड में और अनरिकॉग्नाइज्ड में। टेबल देख के फील ये होता है, बल्कि है भी ऐसा ही, कि जो सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट्स है वो किस में आ रही है? रिकॉग्नाइज्ड में। ठीक है, अच्छा इसलिए हम उसको अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हर लिहाज से एग्जेम्प्ट, हर लिहाज से एग्जेम्प्ट। और जो आपका आ जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये भी हर लिहाज से एग्जेम्प्ट। कोई ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट नहीं, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को देखें तो उसके अंदर इसकी भी कोई, इसकी तो होनी नहीं, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर। यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। जब सिर्फ उसको जब टैक्स लगेगा जब वो पैसे एक दफा निकाल के वापस लेके जाएगा, बस उस टाइम पे उसे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, उसके अलावा उसे टैक्स नहीं लगेगा। और अब आते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अकुमुलेटेड बैलेंस के टाइम पे कोई टैक्स नहीं है। टैक्स है तो किस टाइम पे है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में और इंटरेस्ट के कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले तो इन चीजों को ज़हन में रखें। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में ना रिकॉग्नाइज्ड में टैक्स है, ना अनरिकॉग्नाइज्ड में कोई ट्रीटमेंट है, ना गवर्नमेंट में कोई ट्रीटमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बेसिक सैलरी में ऑलरेडी चले गई है।
गवर्नमेंट जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें 1, 2, 3, 4 इन चारों की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। जो आपका अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट, और वो क्या है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। और जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें सिर्फ 2 की ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की और इंटरेस्ट इनकम की, इसकी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। ये पिक्चर अगर आपके ज़हन में क्लियर है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट करनी है और इसकी यहाँ पे करनी है। अच्छा, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। रिकग्नाइज्ड के केस में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना टैक्सेबल है? लोअर ऑफ लगेगा 1,50,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। और ईयरली इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट है, 16% इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। पेमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है ये एग्जेम्प्ट है। इसको समझने के लिए दरकार है कि एग्जाम्पल की जाए, और अभी एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप पे आ रही है, दिखाएं।